दीपक भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने जो ये आज लोगों से मेरी मुलाकात करवाई सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जो उनके जो साथीगण आए वार्ड सदस्य के तौर पे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे साथ जो अभी मार्केट में करीबन अभी 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जो मेरे साथ घूमे, पसीने से लथपथ हुए, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ करीब अभी 16 साल हो गए, 2009 में आया था। मेरा थानेदार में मेरा पहला पोस्टिंग क्या होता है कि आईपीएस में जो होता है ट्रेनिंग में प्रोबेशन मेरा मुंगेर में हुआ था, तो 3.25 महीने या 3.5 महीने तक का आपको थानेदारी करना पड़ता है। तो उसमें पहले मेरा जो पोस्टिंग हुआ था प्रोबेशन में, मैं थानेदार बना था मुफस्सिर का, जो मुंगेर के बाजू में। बाद में 1 महीना में मेरी ऐसी एक्टिविटी थी वहाँ पे, तो शायद लगा उनको कि यहाँ का सिचुएशन कुछ मस्त है, तो मुझे यहाँ भेजा गया था हवेली खड़गपुर में। और उस वक्त सीएम साहब का प्रोग्राम यहाँ पे था खैरा में, और स्पेशली इंस्ट्रक्शन से वहाँ पे था कि भाई खैरा में सीएम साहब का प्रोग्राम होने नहीं देना है यहाँ पे। और आदेश भी ऐसे निकले थे और मीडिया में भी चीज़ें आ गई थी कि सीएम साहब के प्रोग्राम के लिए यहाँ पे खतरा है, तो उनको ड्रॉप करने के लिए बोली। तो वहाँ से तत्कालीन डीजीपी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आपको वहाँ जाना है, कमल संभालना है। सीएम साहब जब आने वाले थे उससे 3 दिन पहले मुझे यहाँ भेजा गया। सीएम साहब का प्रोग्राम अच्छे से हुआ और मुझे यहाँ पे हवेली खड़गपुर में काम करवाया। करीबन 1 महीना तक मैं यहाँ काम करते गया। बाद में मेरी एक्टिविटी सबको पता है। फिर उनको लगा कुछ कि भाई यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं है इसको, तो मुझे और यहाँ से बदली कर दी। तो मेरे प्रोफेशन में थानेदारी में 3 बार बदली हो चुकी है, तो जो बदली होने का सिलसिला है मेरे पीछे लगा पड़ा है। तो कोई बात नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी भी मैं आ रहा था रास्ते में, एक दो लोगों ने पूछा कि सर आपने इतना अच्छा जॉब क्यों छोड़ा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि सरकारी नौकरी का चपरासी का भी जॉब कोई छोड़ता नहीं है। और मैं तो आईजी था और मेरे सामने बहुत सारा आगे का, जहाँ पे मैं जिस एजेंसी में सीबीआई से लेके आईबी, रॉ और सीआरपीएफ, सीएसएफ, जहाँ पे भी ऊपर पे जहाँ पे भी जिस भी पद के लिए मैं अप्लाई कर सकता था, वहाँ मेरी पोस्टिंग डेफिनेटली होती थी। क्योंकि अगर आपके सब आप मोबाइल में गूगल कर लीजिए, उसमें देखिए कि बेस्ट आईपीएस ऑफिसर इन इंडियन हिस्ट्री या बेस्ट आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, आपको उसमें मेरा नाम दिख जाएगा। तो ये जो एक जैसा गूगल पर्सनैलिटी की पहचान मुझे दी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा नाम शुभदीप है और वो मेरे माता पिता ने रखा है। लेकिन जो शुभदीप लांडे करके दुनिया को जो जिसने दिखा है वो बिहार की भूमि है, यहाँ की मेरी कर्मभूमि है, इसीलिए मुझे पहचान दी। आपका नाम मैटर नहीं करता है, आपका नाम क्या है, लेकिन नाम की अगर पहचान होती है, वजूद होता है सब जगह, वो मैटर करता है नहीं सही में आपका नाम ये है करके। तो मुझे इस धरती ने प्यार दिया, इस धरती ने मुझे पहचान दी, इस धरती ने मुझे नाम दिया। तो मैं इस धरती को जो आने वाले 10-20 साल में मैं देख रहा हूँ बिहार की दशा और दिशा, ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे लिए तो बहुत इजी बात रहती थी कि मैं अभी वहाँ से आईजी के बाद प्रमोशन लूँ, दिल्ली जाऊँ, बाकी एजेंसीज में जाऊँ, बाहर विदेश में पोस्टिंग करूँ, अपने लाइफ अच्छे से जीऊँ और रिटायरमेंट के बाद अपने घर जाओ। लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे बिहार के भूमि ने इतना कुछ दिया है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि उस धरती को कुछ ना कुछ उस कष्ट उतारने की कोशिश की जाए। तो मैंने सोचा कि अभी ये समय है। और मैं आपको बता दूँ, अगर मैं 2 साल और रुक जाता था, 2006 बैच का अगर आईपीएस है, 2 साल और रुकता तो मुझे पेंशन चालू हो जाती थी। 20 साल की सेवा कम से कम चाहिए होती है। तो ये भी सवाल आया जब मैंने माँ से पूछा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ और वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बिहार के लिए, स्पेशली युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो माँ का पहला वही
सवाल था कि अरे तुझे तो पेंशन मिलेंगी ना। तब मैंने उसको बोला कि नहीं, मुझे पेंशन के लिए 2 साल रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं अगर 2 साल और रुक गया तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। जो एक युवा पीढ़ी मुझे खड़े करनी है उसमें समय हो जाएगा, लेट हो जाएगा। माँ बोले नहीं ठीक है, घर पे 6-7 एकड़ की लैंड है। माँ बोले मेरा तो चरितार्थ चल जाएगा, तू सिर्फ जो गौरी बोलती है डॉक्टर ममता मेरी पत्नी को, उसको और बेटी है मेरी 10 साल की, उनकी जिम्मेदारी है, उनसे एक बार पूछ लो। फिर मैंने मेरे पत्नी से डिस्कस किया जो डॉक्टर है, तो उसका भी यही कहना था कि नहीं आपको कुछ करना है तो कीजिए, बेटी की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी। तो उसका भी मुझे सपोर्ट मिला और मैंने अंततः निर्णय लिया और रिज़ाइन किया। ये लास्ट ईयर किया। अब मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने जो सबसे पहली बात यहाँ पे जानी है, देखिए हम लोग जो है ना, हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमने जो संविधान में हमको जो सिस्टम दी, व्यवस्था दी है, वो एक पार्लियामेंट्री संसदीय लोकशाही दी है हमने। यानी संसदीय लोकशाही में क्या होगा कि सबसे पावरफुल कौन रहता है? सबसे पावरफुल IAS IPS या ब्यूरोक्रेट्स नहीं रहते। सबसे पावरफुल जो लार्ज इम्पैक्ट डाल सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स, मीन्स पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स जिनको आप MLA बोलते हैं, MP बोलते हैं, जो बनते मंत्री बनते हैं, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर होते हैं, वो योजनाएं बनाते हैं। सिंपल सी बात है, आप राजनीति को गलत नहीं बोल सकते। अभी यहाँ पे ऐसे चल रहा है, आपने कपड़ा पहना है, आपके हाथ में मोबाइल है, या बिजली का बिल आएगा, ये सारी चीज़ों पे कौन डिसाइड करता है? टैक्सेस कौन लगाता है? आप सस्ता पहनोगे महंगा पहनोगे कौन डिसाइड करता है? ये सरकार डिसाइड करती है। मीन्स आपके प्रतिनिधि वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना टैक्स इनसे लेना है। आपके प्रतिनिधि डिसाइड करते हैं कि आपके घर में पानी पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, आपके घर में नल कितने देर तक चले रहेगा, ये प्रतिनिधि डिसाइड करते हैं। तो जब भाई आपकी जिंदगी, आपका पूरा जो जीवन है कहीं ना किसी तरह से जनप्रतिनिधियों द्वारा कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है, तो आप में से लोग इसमें क्यों नहीं आते जो कि अच्छे लोग हैं? तो मैंने ये पाया कि यहाँ पे बिहार के विधानसभा की बात कर लीजिए आप, विधानसभा में युवाएं कितने हैं? या तो जो मैं सोच रहा हूँ कि नई जनरेशन, नए लोग नए सोच के साथ आए, कितने लोग हैं यहाँ? आपको ताजुब होगा 1.5 से 2% का वहाँ युवा है जो विधायक है। और कौन है 1.5 से 2% विधायक? वही है जिनका दादा बाप चाचा चाची कोई MLA रहा है, MP रहा है, या कोई जिसके पीछे धन बल है, जिसके पीछे जमींदारी है। तो क्या इतने 13 करोड़ के बिहार में युवाओं में भाई ब्यूरोक्रेसी में IAS IPS में तो 25 से 30% है पूरे बिहार में। बाहर में आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स लीजिए, डॉक्टर लीजिए, इंजीनियर लीजिए, स्टार्टअप लीजिए, जो भी आप बाहर देखिएगा तो वहाँ बिहार का डंका बजता है। तो यहाँ बाहर जो बजने वाला डंका युवाओं का यहाँ क्यों नहीं बजता है? मुझे यही सबसे बड़ा सवाल था। तो इसके लिए क्या था कि यहाँ पे मुझे एक पीढ़ी तैयार करनी, एक पीढ़ी लानी है जो कि सही में जनप्रतिनिधि बन के आए और लोगों की समस्याओं को सुने और आवाज दे। और एक जो दूसरा सबसे बड़ा बात मुझे यहाँ पे महसूस हुआ, दीपक भी आपको शायद आपको बुरा नहीं लगने देना चाहिए, लेकिन मैं ये बता दूं क्या होता है कि हमारे लोग है ना वोट कर देते हैं। आप वोट करते हो मीन्स क्या करते हो? लोकशाही में सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर आपका अधिकार कौन सा है? सबसे बड़ा अधिकार है आपका वोट का अधिकार। आप तो अधिकार देते हो वोटिंग के लिए, बेटे के लिए आप तो वोटिंग के लिए दे देते हो अधिकार। जिस दिन चुनाव आता है उस दिन आप वोटिंग कर देते हो, आपका जनप्रतिनिधि चुनाव जाता है, विधानसभा में जाता है, जहाँ संसद में जाता है। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वोटिंग किया, वोटिंग का राइट अपना दिया, अधिकार उनको दिया, जाके वहाँ पे गए कि हमारी ये समस्या है, 5 साल आपको हमारी समस्या सुननी पड़ेगी। 5 साल में एक बार आप कभी गए? तो दूसरी बात है, दूसरे 22 वर्ष आप देखे कभी 5 साल में जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पे आए कि मैंने आपका वोट लिया, आपकी क्या समस्या है? तो सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे है। लोग अपने अधिकार के प्रति, वोटिंग के प्रति तो जागरूक है, लेकिन उस वोटिंग का क्या वेटेज है, क्या ताकत है, उसमें मुझे लगा कि बिहार में युवाओं में ये सोच नहीं है। और जब मैंने सोचा कि यहाँ पे एक युवाओं की
पीढ़ी हमें खड़ी करनी है जो कि आगे आने वाले बिहार की दशा और दिशा को सुधारेगी। तो सबसे पहले मुझे सबने बोला, इवन मेरी पत्नी ने भी बोला कि वहाँ तो कुछ भी हो जाए, जात पात पर तो बहुत देखा है मैंने। और मैं ये फील्ड में था तो मैं हमेशा सुनता था कहावत कि बेटी और वोट हमेशा जात में देना चाहिए। आप कुछ भी कर लो, रात तक तो सब ठीक रहता है। दीपक जी, जब आप वोटिंग के दिन बटन दबाने जाते हो तो आपको दिख जाता है कि यादव है, कुशवा है, कुर्मी है, अति पिछड़ा है, दलित है, ना दलित है। तो मुझे ये बोला गया कि ये बदलने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है, नहीं बदलने वाला, लेकिन मैं प्रयास तो कर सकता हूँ। वो इसलिए है क्योंकि आप अब मुझे यहाँ पे सब लोग ट्वीट कर रहे थे, शुभदीप लांडे को तो किसी ने उसकी जात नहीं पूछी, उसका धर्म नहीं पूछा, उसका रिलीजन नहीं पूछा, सबने एक्सेप्ट कर लिया, सबने प्यार दिया। वो क्यों दिया? क्योंकि मैंने निस्वार्थ होकर जो मेरा सेवा उसमें लिखा है, निस्वार्थ होकर मैंने सेवा दी है। मेरे लिए एक ही धर्म था, वो था मानवता धर्म। मेरे सामने जो भी आता था समस्या लेके, मैं कभी उससे पूछा नहीं कि आपकी जात क्या है, धर्म क्या है, कहाँ से हो। मैं उसकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता था। मैं उसको सबसे पहले इंसान समझता था और न्याय देने की कोशिश करता था। इसलिए मेरे जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, मानवता, न्याय और सेवा, वो मैंने पुलिसिंग में किया। जब मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं तो मेरा यही मानना है कि हर आदमी में एक इंसानियत होती है, जो इंसान के बारे में सोचता है, मानवता के बारे में सोचता है। आप बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं यंग जनरेशन यहाँ पे लीडरशिप में ला के रहूँगा, चाहे वो 10-20 आए, 25 आए। अरे मैं बताता हूँ, यहाँ अगर सिर्फ 25 लोग आ गए ना, यंग लड़के वहाँ पे विधानसभा में पहुँच गए, तो बिहार का बदलाव कैसे होता है मैं दिखा दूंगा। यहाँ एक विधायक पूरे असेंबली को हिला सकता है, लेकिन वो विश्वास होकर अगर सोचेगा तो युवाओं को आना पड़ेगा। जैसे सब लोग IAS IPS के बारे में सोचते हो, तो बिहार के बारे में मैंने कल मुझे स्पीच में हुआ था, मुझे पूछा गया था कि आप बिहार के जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहते हैं। मैंने बोला कि नहीं, मैं यहाँ के लोगों से ज़्यादा जो बिहार से बाहर गए हुए, जो IAS है, IPS है, साइंटिस्ट है, बिजनेस में है, इंडस्ट्री में, उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब आपका जन्म यहाँ पे हुआ है, बिहार में आपको इतना एजुकेशन यहाँ पे हुआ है, अब वहाँ जाने के बाद वहीं पे आप स्थायी हो जाते हो। अपने जिंदगी में सिर्फ एक बार सिर्फ बिहार के बारे में सोचो, और एक दिन अपने जिंदगी का सिर्फ बिहार के लिए देने का सोचो। मुझे लगेगा कि जो बाहर के बिहारी है उनके लिए ये सब सही रहेगा। होता है कि हम लोग क्या देखते हैं, अभी मैं गाँव में जब घूम रहा था तो पलायन हो चुका है, सब हम उस पलायन की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल की बात नहीं करते। तो दीपक जी, मैं स्पेशली इसलिए निकला हूँ, युवाओं को खोज में निकला हूँ जो बिहार की दशा और दिशा को बदलाव दे सके। और आपके मन में कुछ शंकाएं होगी, कुछ सवाल होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं माननीय महोदय का हवेली खासपुर की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।